हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में डिटेल में। फोर्स को हम पढ़ने वाले हैं जिसमें फोर्स होता क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है एंड न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। तो ये जो चार चीजें हैं ये पूरे के पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। हो सकता है ये लेक्चर 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो, वीडियोस में कंप्लीट हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो फोर्स बेसिकली है क्या। तो फोर्स बेसिकली हम प्रीवियस बहुत सारी पुरानी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि फोर्स क्या होता है। एक पुल या पुश को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जब हम डोर को ओपन करते हैं तो पुल करते हैं और जब डोर को क्लोज करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स इज द पुल एंड पुश, यानी कि पुल या पुश को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। बट यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट। पुल या पुश भी ठीक है, वो भी है फोर्स, बट the force is an external agent which tends to set a body in a motion or which change the speed and direction of motion of the body or which can change the shape of the body। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी में क्या कर दे, रेस्ट से उसको मोशन में ला दे, रेस्ट से क्या कर दे, मोशन में ला दे। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या कर दे, किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला दे। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसको क्या कर दे, रेस्ट में ला दे। ठीक है, यानी कि मोशन से रेस्ट में ला दे और मोशन से रेस्ट में ला दे। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स क्या करता है, उसको मोशन में ला सकता है। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसको क्या कर सकता है, रेस्ट में ला सकता है। और फोर्स क्या कर सकता है, तो उस बॉडी की क्या कर सकता है, स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, यानी कि उसके मोशन में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और फोर्स क्या कर सकता है, तो किसी भी बॉडी के शेप और साइज में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यानी कि किसी भी बॉडी के शेप और साइज में भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, और फोर्स क्या कर सकता है, तो किसी भी बॉडी के, मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, तो मैंने आपको बताया रेस्ट में अगर कोई भी बॉडी है तो उसको क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है। कोई कार है वो खड़ी है, उसको अगर पीछे से आप पुश करोगे तो क्या हो जाएगी, वो मोशन में आ जाएगी। या कि उसको स्टार्ट कर दोगे इंजन से, जैसे ही इंजन ऑन करोगे वो क्या कर हो जाएगी, वो मोशन में आ जाएगी। कोई भी मोशन में है बॉडी, फोर्स यानी कि अगर ब्रेक लगाओगे तो वो रेस्ट में आ जाएगा। अब अगर आप क्या करोगे, एक्सेलरेट करोगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो सकती है। और एक्सेलरेटर कम करोगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर कोई मिट्टी है, क्ले है, उसको क्या कर सकते हो, फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म भी किया जा सकता है। ओके, तो फोर्स बेसिकली बहुत सारी चीजों को क्या करता है। इसके बाद बात करें हम फोर्स की एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन साहब ने फोर्स को डिफाइन किया, उसी वजह से फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, डायन। सीजीएस यूनिट क्या होती है, डायन। तो जो फोर्स होता है, फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन के जो प्रोडक्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब कि फोर्स में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और ये वेक्टर सम रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और ये वेक्टर सम को क्या करेगा, फॉलो भी करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है कि जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो यहां से देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, m इंटू ए।
यानी कि मास m क्या है, मास है, मास की SI यूनिट क्या होती है, केजी। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या लिखा जाता है, न्यूटन लिखा जाता है। तो याद रखना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या लिखते हैं, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या है, डायन है। तो डाइन देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है। अब ये आया कैसे, तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन को हमने क्या लिखा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको अगर केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और ये सेकंड है, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को क्या लिखते हैं हम, डाइन। तो यहां से क्या आ गया, 10 टू दी पावर 5। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। सो आई होप कि आपको फोर्स वाली चीजें समझ में आई होगी, ओके। यानी कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी को स्टेट को क्या कर दे, चेंज कर दे। सिंपल भाषा में फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट which try to change the state of the body, किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, उसी को क्या बोलते हैं, बेसिकली फोर्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ वही बात कि फोर्स का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कौन कौन से इफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, फोर्स की वजह से कौन कौन से इफेक्ट आते हैं। तो फोर्स कैन मेक ए बॉडी दैट एज एट रेस्ट टू मूव, यानी कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो फोर्स उसको क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी और स्लो इट डाउन, यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग बॉडी को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, या कि उसकी स्पीड को क्या करता है, स्लो डाउन कर सकता है, यानी कि उसकी स्पीड को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, यानी कि किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, यानी कि एक्सेलरेट कर सकता है। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, यानी कि कोई भी मूविंग बॉडी है उसके डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है, यानी कि मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी की साइज और शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। सो ये फोर्स क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि फोर्स क्या है, एक कोई भी बॉडी है रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है। इट कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, या कि उसको स्लो डाउन कर सकता है। इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, यानी कि मूविंग बॉडी को क्या कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, यानी कि किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, कौन, फोर्स। एंड इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी के शेप और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि फोर्सेस के टाइप कौन कौन से हैं। तो एक तो हमारा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जो बिना छुए लगे, उसके कांटेक्ट की जरूरत ना हो, उसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी कि जैसा एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी बॉडी ऊपर से फेंकी जाती है तो नीचे आती है विदाउट एनी कांटेक्ट, उसको ऊपर से नीचे कोई पकड़ के नहीं ले आ रहा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ रही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए दीज आर द फोर्सेस इन विच कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट नेसेसरी, यानी कि जब दो बॉडी के बीच में फोर्स लगे बट उसमें कॉन्टैक्ट नेसेसरी ना हो, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होता है दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम बात करें कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है,
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये बहुत सारे ऐसे क्या है एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो ऐसा फोर्स जिसके लिए कॉन्टैक्ट जरूरी है, दो बॉडीज के बीच में क्या है कॉन्टैक्ट जरूरी है, ऐसा फोर्स क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। सो टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, जैसे नॉर्मल फोर्स है। If the contact is frictionless, then contact force in a perpendicular to the common surface and known as normal reaction force. ओके तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या है, जैसे देखो यहां पे एक बॉडी है, ये एक सरफेस है, यहां पे जस्ट सपोज हमने एक बॉडी को रख दिया, ठीक है, ये एम मास की बॉडी है, तो ये क्या होता है, ये एम मास की बॉडी है, नीचे एक फोर्स लगाएगी दैट इज एम जी, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा दैट इज एन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। उसके बाद मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, दीज ऑल आर द बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि याद रखना है आपको, ऐसे फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है वो क्या होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और ऐसे फोर्स जिनके लिए कॉन्टैक्ट नेसेसरी है वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपको याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स में आपको याद रखना है मस्कुलर फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या है एग्जाम्पल है। फर्दर हम बात करते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया बेसिकली क्या होती है, किसी भी बॉडी की क्या होती है बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से क्या करती है बॉडी, उसमें जो स्टेट का चेंज होगा उसको क्या करेगी रेजिस्ट करेगी, यानी कि रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ इट्स रेस्ट और मोशन। यानी कि देयर इज एन inherent properties of an object by virtue of which it cannot change its state of motion or rest by itself। यानी कि कोई भी बॉडी खुद क्या करती है, खुद से क्या करती है, अपने स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करती है चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्या होती है किसी भी बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करती है चेंज ऑफ स्टेट को क्या करती है रेजिस्ट करती है, और इसी प्रॉपर्टी को बेसिकली बोला जाता है इनर्शिया। ओके, सो इनर्शिया, अगर बॉडी हैवी है, हैवियर द ऑब्जेक्ट लार्जर द इनर्शिया, अगर कोई भी बॉडी है हैवी बॉडी है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। सो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। सो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। इट मींस अगर किसी भी बॉडी का मास क्या है ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, और किसी भी बॉडी का मास क्या है कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा कम होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि ये क्या करेगा रेस्ट का अपोज करेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, ये मोशन का अपोज करेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन का अपोज करेगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम जैसे सपोज किसी बस में बैठे हैं, ठीक है, बस सडनली स्टार्ट होके चलने लगती है तो क्या होता है कि हम एक फोर्स फील करते हैं, किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं एक फोर्स फील करते हैं, और ये फोर्स किसकी वजह से होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ठीक है सॉरी, अगर बस सडनली अचानक से रुक जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर बस सडनली ब्रेक लगाने से रुकती है तो उसकी वजह से हमें क्या होता है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील होता है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम झुकते हैं।
और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, जब किसी भी टर्निंग पे आपकी बस टर्न होती है तो उस कंडीशन में है अवे टू द डायरेक्शन क्या होते हैं, टर्न होते हैं। यानी कि अगर टर्निंग इधर है तो हम इस डायरेक्शन में क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक ग्लास है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है, ठीक है, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखते हैं और इसको जोर से धक्का मारते हैं तो क्या होता है, ये कार्डबोर्ड तो यहां से गायब हो जाता है और ये जो कॉइन है इसके अंदर चला जाता है। तो ये एग्जांपल आपने अपने टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई पेड़ है, पेड़ में फल लगे हुए हैं, हम डाली को हिलाते हैं तो क्या होता है, डाली हिलती है बट फ्रूट क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे डेली लाइफ के जिसके थ्रू हम इनर्शिया को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने 3 लॉ दिए जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ है। इन्होंने फर्स्ट लॉ में बोला, ये इनका फर्स्ट लॉ बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोला जाता है। इसको फर्स्ट लॉ क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में कंटिन्यू रहेगी, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी कि उन्होंने बोला कि ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। यानी कि कोई भी बॉडी खुद से अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। इट मींस इफ द ऑब्जेक्ट is at rest, it will remain at rest, and if it is in motion, remain in motion. Okay, unless some external force is applied on it. यानी कि जब तक उस पे बाहर से आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक जिस स्टेट में बॉडी है उसी स्टेट में रहेगी। यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, यानी कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दैट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो बेसिकली क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। और किसको डिफाइन करता है, तो इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। सो एमसीक्यूज में आ जाता है कि फोर्स को भी डिफाइन करता है और इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये मोमेंटम क्या होता है। इसी को मोमेंटम को भी क्या बोला जाता है, इसे लीनियर मोमेंटम भी बोला जाता है। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को क्या बोला जाता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बोलो या सिर्फ मोमेंटम बोलो, ठीक है। अब बेसिकली मोमेंटम क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन में कितनी क्वांटिटी है ये क्या कौन बताता है, मोमेंटम। मोमेंटम डिफाइंस द क्वांटिटी ऑफ मोशन। बेसिकली सिंपल अगर देखें तो मोमेंटम क्या होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मास और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज मोमेंटम। सो मोमेंटम इज the product of mass and velocity. Momentum is the product of mass and velocity. Momentum is the product of mass and velocity. Number of times repeat कीजिए, momentum is the product of mass and velocity. So momentum को represent करते हैं P से, vector P is equal to m into v vector. ठीक है, तो P is equal to m into v. P is equal to m into v. अगर इसमें वेक्टर लगा दें तो P is equal to m into वेक्टर v. ठीक है, अब मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी मींस
it's have magnitude, it's have direction and it's follow the vector sum rule. ओके अब इसकी बात की जाए एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट भी तो बता दो कि एसआई यूनिट क्या होती है. तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, और जो वेलोसिटी है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. तो जो मोमेंटम है उसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड. सो केजी मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम दैट इज द केजी मीटर पर सेकेंड. सो एक बार इसको रिकैप करते हैं. मोमेंटम इज बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन को बताता है एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अगर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वेक्टर पी से, दिस इज एम इंटू वेक्टर वी. मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इट्स हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर सम रूल. अब जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मोमेंटम होता है. अब यहाँ पे छोटा सा नन्ना मुन्ना एक एग्जांपल है. इसमें बोल रहा है कि द मास ऑफ बॉडी इज 2.5 kg, यानी कि कोई बॉडी है जिसका मास है 2.5 kg. ये क्या है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 2.5 kg. इन्होंने बोली है वेलोसिटी मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है. तो इन्होंने पूछा है कि भैया मोमेंटम इसका बताओ. तो ये मैंने आपको बताया है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो मास कितना है इसमें, 2.5, और वेलोसिटी कितनी है, 20. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 2 40 और 10 और, तो ये कितना हो गया, 50. सो 50 kg मीटर पर सेकेंड, दिस इज बेसिकली व्हाट, द वैल्यू ऑफ मोमेंटम. सो मोमेंटम कितना आ जाएगा, 50 kg मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं था. देन आफ्टर हम बात करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है. तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यानी कि ये बोल रहा है कि जो फोर्स है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल पी बाई डेल टी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अब देखो, अगर कोई भी एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, ये u वेलोसिटी से जा रही है. दूसरी बॉडी है, उसी बॉडी में क्या किया आपने, फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से ये बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, और कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, यानी t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v. तो अगर इसका इनिशियल मोमेंटम देखें तो pi कितना है, m इंटू u, और फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू v. ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू u, और फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू v. तो इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना है, डेल p इज इक्वल टू कितना है, p फाइनल माइनस p इनिशियल, यानी कि डेल p इज इक्वल टू कितना है, mv माइनस mu. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इसको पुट करें तो f इज प्रोपोर्शनल टू डेल p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, mv माइनस mu, mv माइनस mu डिवाइड बाई इस मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो t टाइम लगा, तो डिवाइड बाई t. तो यहां से हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू m, दोनों में m क्या है, कॉमन, तो v माइनस u बाई t.
अब आप सभी को मालूम है v माइनस यू बाई टी यानी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। सो यहां से जो फोर्स आ गया आपका, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, बिकॉज 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 ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब F इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को बैलेंस करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो F इज इक्वल टू के एम ए, F इज इक्वल टू के एम ए। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ k इज 1, अगर k की वैल्यू क्या हो, 1 हो, इन दिस केस F इज इक्वल टू एम ए। तो इसी से सेकेंड लॉ से क्या आता है, F इज इक्वल टू एम ए। F यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो जो सेकेंड लॉ होता है, सेकेंड लॉ गिव द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ मेजर द फोर्स, फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स, सेकेंड लॉ मेजर द फोर्स। ओके, तो यहां पे अगर फोर्स की जगह पे हम रखें 1 न्यूटन, मास की जगह लिखे 1 kg और एक्सेलरेशन की जगह लिखे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट to that force which can produce an acceleration 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स ऐसा फोर्स है जो कि क्या कर सकता है, 1 kg मास की बॉडी पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सो 1 न्यूटन को यहां पे क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है कि 1 न्यूटन is equivalent to that force which can produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। यानी कि 1 kg मास की जो बॉडी है उसमें अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमें लाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये सेकेंड लॉ समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ मास 2.4 kg। यानी कि फोर्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फोर्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, बेसिकली फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक फोर्स फाइंड आउट करना है। अब फोर्स में बोला क्या है कि जो फोर्स क्या कर सके, एक्सेलरेशन कितना कर दे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे किस पे, m मास की बॉडी पे जिसका मास कितना है 2.4 kg। 2.4 kg मास की बॉडी पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ला दे, ऐसा फोर्स बताओ कितना होगा। सो फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास कितना है, दैट इज 2.4 और एक्सेलरेशन कितना है 5। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जार 20, 5 2 जार 10 और 10 में तो 12। सो दिस इज द 12 न्यूटन। कितना आंसर आ जाएगा, 12 न्यूटन इज द फोर्स। सो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 12 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी, 12 न्यूटन। सो 12 न्यूटन का फोर्स यहां पे लगेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये इंपल्स क्या वाला है, ठीक है, इंपल्स होता क्या है। तो इंपल्स बेसिकली क्या होता है, if a force F applied on a body of mass m for a time interval dt, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड पे अगर हम फोर्स लगाएं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए लगाएं, तो उसी क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। ओके, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज dv, यानी कि क्या किया आपने, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे फोर्स लगाया,
ठीक है, और उसने उस फोर्स ने क्या कर दिया, उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी। सो इम्पल्स इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये याद रखना है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कोई भी जो क्या होता है, क्रिकेटर्स होते हैं, फील्डर होता है, जब कैच आता है तो वो अपने हाथों को क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है। उसकी वजह क्या है, वो क्या कर देता है बेसिकली, कि जो फोर्स है, अगर वो सीधे वो क्या बोलते हैं पीछे नहीं करेगा तो उसमें फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। तो जैसे ही पीछे कर देता है तो उसको क्या मिल जाता है, टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस पर फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि जो बॉडी में मोमेंटम है, बॉल में मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पे एक क्वेश्चन देखेंगे, अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम, मास ऑफ द बॉडी दैट इज द 20 ग्राम, 20 ग्राम की एक बॉडी है, इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ बॉल फॉर 0.5 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड तक इसमें एक फोर्स लगा, एक्वायर्स अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फोर्स लगने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 150 मीटर पर सेकेंड। सो कैलकुलेट द फॉलोइंग थिंग्स रिगार्डिंग दिस बॉल। तो सबसे पहले इसने पूछा है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी आई दैट इज एम इंटू यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू है, मास एम है, तो वो हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम दैट इज, मास कितना है 20 ग्राम। अब 20 ग्राम है यानी कि 20 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम, 20 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम, इसका मतलब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 आ गया, और ये हो गया 50। सो 1/50 kg, तो मास कितना है 1/50 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, तो ये 100, तो ये 50 से इसको मल्टी डिवाइड किया तो कितना हो गया 2। सो 2 kg मीटर पर सेकेंड, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। अगर फाइनल मोमेंटम की बात की जाए पी फाइनल, तो दिस इज m इंटू वी, तो m इंटू वी, तो m कितना है 1/50, v कितना है 150, तो ये 50 से 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ पे गलतियां क्या होती हैं बच्चों से, कि ये 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करते, इसकी वजह से उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया आपका 2 kg मीटर पर सेकेंड, और फाइनल मोमेंटम कितना आ गया आपका सो यहां से आपका जो फाइनल मोमेंटम आ गया वो आ गया 3 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम 2 kg मीटर पर सेकेंड, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम आया था वो कितना आया था 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल मोमेंटम कितना आया था 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम कितना आया था, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे कितना आया था 2 kg मीटर पर सेकेंड, और फाइनल मोमेंटम कितना आया था 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है।
ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाई टाइम, यानी कि मोमेंटम कितने टाइम पे चेंज हो रहा है, तो फाइनल मोमेंटम 3 माइनस 2 डिवाइड बाई टाइम कितना है 0.5 सेकेंड, यानी कि 0.5, यानी कि 1 डिवाइड बाई 0.5, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया 2। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली फोर्स होता है, तो इसे 2 न्यूटन लिखा जा सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, इस बॉल का एक्सेलरेशन आपको निकालना है। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो वेलोसिटी में चेंज कितना है 150 माइनस 100 डिवाइड बाई 0.5, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है, तो 0.5 सेकेंड में, यानी कि अगर इसको माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 0.5, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो 500 डिवाइड बाई 5, तो यहां से कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कितना हो जाएगा 2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2 न्यूटन, क्योंकि हमने क्या निकाला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डायरेक्ट आप उससे भी निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए से भी, m कितना है आपका 1/50 और एक्सेलरेशन कितना आया 100, तो ये इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 2 न्यूटन। सो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बताई, तो जो इसको एक बार रिकैप करते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हर एक यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें। सेकेंड थिंग, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा यूज हुआ है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो मोमेंटम आपको मालूम होना चाहिए कि P इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज क्या होता है फोर्स होता है, और एक्सेलरेशन आपको मालूम होना चाहिए, एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। और साथ में F इज इक्वल टू एम ए। तो ये जो फॉर्मूले हैं इस क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट है इन फॉर्मूलों का, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और हम नेक्स्ट क्लास में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन फ्रिक्शन। तो ये 3 लेक्चर में ये पूरी की पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो कीप कंटिन्यू, पढ़ाई करते रहें, अपने टाइम को यूटिलाइज करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।